हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे आयुष मिश्रा। हाँ भाई बीकॉम वालों, क्या हाल चाल है? टेंशन हो रही है? हाँ हो तो रही होगी, क्योंकि पेपर आने वाले हैं और पूरे सेमेस्टर हमने तो कुछ पढ़ाई करी नहीं है ना। अब लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, हम यूट्यूब खोलें और तुरंत ही देख लें कंपनी लॉ की वीडियो। तो मैं इसी मोटिव से कंपनी लॉ की वीडियो लेके आया हूँ कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में मतलब इस सीरीज में जो हमने कंपनी लॉ की ब्रह्मास्त्र सीरीज लॉन्च करी है, इस सीरीज में हम कंपनी लॉ ऐसे पढ़ लेंगे कि आपका एग्जाम का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और मेरी 100% गारंटी है कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन, मेजोरिटी का सारे ही क्वेश्चन मेरी इस पीपीटी से कवर होंगे, जो भी आने वाली मेरी पीपीटी होंगी और ये वाली पीपीटी जो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी लॉ जो भी बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स में दी गई है, और ये वीडियो रेगुलर वाले बच्चों के लिए भी होगी और सोल वाले बच्चों के लिए भी होगी और एनसी वेब वाले बच्चों के लिए भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे कंपनी लॉ का ओवरव्यू, सब्जेक्ट का ओवरव्यू। ये सब्जेक्ट जो है बीकॉम में 5 यूनिट में डिवाइड है, 5 सेपरेट यूनिट है इसकी। तो हम हर यूनिट को पार्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, हर यूनिट के 2 से लेकर 3 पार्ट होंगे, लेकिन ये पार्ट बहुत ही कम टाइम के होंगे और बहुत मतलब मैं बिल्कुल भी आपको बोर करने नहीं आया हूं। यहाँ पे एकदम कट टू कट बात होगी, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात होगी और इन डेप्थ आप पढ़ोगे। जो भी आप पढ़ोगे, आप जब वीडियो बंद करोगे तो आप ये कहोगे हाँ भाई मुझे बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, और जो भी मैंने पीपीटी में नोट्स बनाए ये बिल्कुल सफिशिएंट है, आप ये याद करके अपने पेपर में लिख भी सकते हो। और दूसरी बात, मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको याद करने रट्टे मारने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेजोरिटी समझ के ही क्वेश्चन कर दोगे और आप फुली सेटिस्फाई होगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि हमें कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे कंपनी लॉ में हमें पूरे मार्क्स ग्रैब करने हैं। मेरा सोल मोटिव यही है कि कंपनी लॉ आपको इतनी इजी हो जाए, इतनी इजी हो जाए कि आपने सोची भी नहीं होगी कि ये सब्जेक्ट इतना इजी भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं कुछ स्ट्रैटेजी लेके आया हूं कि हम इस सब्जेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करेंगे पार्ट्स में। जी हाँ, पार्ट्स में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बनाने को तो, बट आप बोर हो जाओगे। अब पार्ट में ये रहेगा, हम पार्ट वाइज चलेंगे, हम बोर भी नहीं होंगे, हम स्पीड मेंटेन करके अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और मेरा ये टारगेट रहेगा कि फुल मार्क्स आए इस सब्जेक्ट। और तीसरी बात, मैं 1 डे बिफोर एग्जाम रिवीजन भी करवाऊंगा आपको, जिसमें मैं पूरी कंपनी लॉ की एक वीडियो आपके लिए डाल दूंगा मैराथन टाइप। आप उससे रिवाइज करके जा सकते हो, या तो आप रास्ते में रिवाइज कर सकते हो उसे, या आप एक दिन पहले रिवाइज मेरे साथ कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पेपर में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, उसे कैसे लिखना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। और लास्ट में जब हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दूंगा और आप पेपर में 100% देखोगे कि मेजोरिटी क्वेश्चन मेरी लिस्ट से ही होंगे। तो भाई आपको दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपके इस चैनल पे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे। जब आप कंपनी लॉ यहां से खत्म करके निकलोगे तो आप खुद ही ये चीज सोचोगे कि हाँ भाई कुछ तो हमने पढ़ा है। ठीक है, और पेपर करने के बाद तो आपकी खुशी अलग ही लेवल की होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली यूनिट के साथ। ठीक, तो पहली यूनिट में सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है कि कंपनी क्या है और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक या फीचर क्या है। देखो, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कंपनी लॉ। ठीक है, तो हमारी जितनी भी कंपनियां होती हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हो गई, ठीक है, टाटा मोटर्स हो गई, ठीक है, और बर्गर किंग कॉर्पोरेशन होगी, ये सारी कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी लॉ पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि कंपनी क्या होती है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो भाई अब जो कंपनी लॉ बना रहे थे, कंपनीज एक्ट बना रहे थे, उनने भी ये सोचा बच्चों को कितनी हेडेक दें, चलो उसकी डेफिनेशन इतनी इजी करके दे देगा बच्चे तुरंत ही याद कर लें। और मैं आपको बता दूंगा पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर से एक क्वेश्चन पक्का बनता ही है और 2-3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, और अगर कंपनी की डेफिनेशन आपको पूछ लेते हैं तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये लॉ की डेफिनेशन है। आपको कैसे लिखना है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। जी हाँ, इससे इजी क्या हो सकता है, इसमें बस इतना बोल देगा कंपनी क्या होती है। कंपनी एक कंपनी होती है जो कि इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है या इससे पिछले वाले एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक्ट कौन सा, अभी कौन सा एक्ट चल रहा है कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है अभी, और इससे पहले कौन सा हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो सिंपली इस डेफिनेशन में हमें यह बोला गया कि कंपनी का मतलब कंपनी होती है जो कि प्रीवियस कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेट हुई है या इस वाले कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपनी खत्म हो जाता है कि कंपनी क्या होती है। अगर कंपनी की डेफिनेशन आ गई तो आपको सीधा यही ठोक बजा के लिख के आ जानी है कि हाँ भाई कंपनी क्या होती है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। मुझे आपको मेरे साथ याद करके चलना पड़ेगा, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको भी मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। और देखना आपको तुरंत ही याद हो जाएगी, आपको पेपर में रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके हाथ खुद ही चलेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फीचर क्या होता है कंपनी के। फीचर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंपनी के। तो सबसे पहला फीचर क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अब भाई सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, तो भाई कंपनी जो होती है ना, कंपनी सेपरेट होती है अपने मेंबर से। अब मेंबर कौन होते हैं, मेंबर वो होते हैं जो कंपनी को बनाते हैं। ठीक है, आपने कोई भी कंपनी देखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो उसे किसने बनाया था, धीरू भाई अंबानी ने बनाया था। ठीक है, तो धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बनाई थी, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और धीरू भाई अलग अलग हैं।
ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। धीरू भाई अंबानी कौन है? एक नेचुरल पर्सन है, और हमारी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड क्या है, वो एक लीगल पर्सन है, ठीक है। तो दोनों सेपरेट है। हम धीरू भाई अंबानी को, रिलायंस इंडस्ट्री को एक नहीं बोल सकते, ये दोनों सेपरेट है, ठीक है। तो जब कभी भी कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी के तहत आ जाती है, मतलब वो ऑनर से एकदम डिस्टिंक्ट है, ठीक है। उसकी एक अलग पहचान है, उसका अलग अपना नाम है। वो कंपनी अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। जैसे आपने कंपनी के बोर्ड भी देखे होंगे, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड लिखा होता है, मैकडोनल्ड लिखा होता है, बर्गर किंग वगैरह लिखा होता है, कंपनी के नाम लिखे होते हैं ना उनके बैनर पे। अब वहां पे ये थोड़ी लिखा है मुकेश अंबानी लिखा हुआ है या रतन टाटा लिखा हुआ है, ये थोड़ी लिखा हुआ, कंपनी के नाम लिखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी खुद एक इंसान है। कौन सा इंसान है? लीगल इंसान है। तो इसी का मतलब कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग है मेंबर से जो कि उसे बनाती है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है मैंने। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एज इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर कॉन्स्टिट्यूटिंग इट्स। तो वही बात आ गई कि कंपनी सेपरेट है भाई मेंबर से जो उन्हें बनाते हैं, ठीक है। अब बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी इट बियर्स इट्स ओन नेम, बैंक अकाउंट, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हैज इट्स ओन सील, ठीक है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये क्यों है सेपरेट लीगल एंटिटी? क्योंकि इसका खुद का नाम है। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड हो गई, बर्गर किंग हो गया, इनका खुद का नाम है ये, ठीक है। इनके खुद के बैंक अकाउंट है बैंक के अंदर, ठीक है। किसी भी बिजनेस का करंट अकाउंट होता है तो इनके भी बैंक में सेपरेट अकाउंट है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का भी बैंक में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अकाउंट करके अकाउंट होगा एक, ठीक है। और कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, ठीक है। अब मान लो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो भाई वो मुकेश अंबानी के नाम से नहीं आएगी, अपने नाम से आएगी कि हाँ भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा बनेगा ना, कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनेगा, एग्रीमेंट हमारा जो भी बनेगा, उसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम होगा, ना कि मुकेश अंबानी का नाम होगा, ठीक है। और कंपनी की खुद की सील होती है। सील का मतलब क्या होता है? सिग्नेचर, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी। जो भी कंपनी के सिग्नेचर होते हैं उसे हम सील कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो जाता है। अब सेपरेट लीगल एंटिटी मैं आपको बता दूं, अगर पेपर में क्वेश्चन तो आएगा ही फीचर का, और सेपरेट लीगल एंटिटी आपको लिख के ही आना है। और जब भी आप सेपरेट लीगल एंटिटी को लिखोगे तो इसमें मैं दो केस आपको बता रहा हूं जो आपको लिखने ही हैं। ये दो केस लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए। और वो दो केस लॉ कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला केस लॉ क्या है? सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और दूसरा क्या है? ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड, ठीक है। तो अब सबसे पहला केस लॉ जो है ये लैंडमार्क केस लॉ है सेपरेट लीगल एंटिटी का। लैंडमार्क मतलब क्या होता है? इस केस लॉ ने ही सेपरेट लीगल एंटिटी को क्रिएट करा है, ठीक है। ये केस होने के बाद ही सेपरेट लीगल एंटिटी एस्टैब्लिश हुआ था हमारा, ठीक है। तो इस केस लॉ में क्या हुआ था? सैलोमन था, वो सोल प्रोप्राइटर था, उसका लेदर मर्चेंट का बिजनेस था। तो भाई उसने सोचा चलो मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करता हूं, तो उसने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और कंपनी के शेयर होल्डर बन गए वो, उसकी वाइफ, उसके 4 बेटे और उसकी एक बेटी, ठीक है। जो सैलोमन था वो क्या था? कंपनी में शेयर होल्डर भी था, मैनेजिंग डायरेक्टर भी था और डिवेंचर होल्डर भी था। भाई इसने अपना सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कंपनी को बेच दिया, इसने कंपनी बनाई, इसने अपना सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कंपनी को बेच दिया, और कंपनी ने बदले में कैश दिया और थोड़े डिवेंचर दे दिए। इसी वजह से सैलमन डिवेंचर होल्डर भी बन गया। अब मेरी बात पे गौर करो, सैलमन ऑनर भी है कंपनी का, ठीक है, शेयर होल्डर भी है, डिवेंचर होल्डर भी है, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। तो भाई ऐसा हुआ तो भाई बाद में जो सैलमन ने कंपनी बनाई वो लॉसेज में जाने लगी। अब लॉसेज में जाने लगी तो इसके एसेट कितना बचे? 6000 रुपए के एसेट बचे इसके, ठीक है। तो भाई बहुत सारे डिवेंचर होल्डर कहने लगे कि भाई सैलमन तो कंपनी का ही बंदा है, उसने तो कंपनी बनाई है, उसी की तो कंपनी है, तो उसे पैसा क्यों मिलेगा? जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, जब कंपनी बंद हो रही है तो उसे पैसा क्यों मिलेगा? हमें पैसा मिलना चाहिए, हम बाहर के बंदे हैं, ठीक है। तो सैलमन ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं भी डिवेंचर होल्डर हूं, मुझे पहले पैसा मिलना चाहिए। तो भाई सैलमन चला गया कोर्ट के पास। तो भाई कोर्ट ने इसमें यह बताया कि सैलमन भी एक डिवेंचर होल्डर है और वो सिक्योर डिवेंचर होल्डर था, तो सबसे पहले पेमेंट उसे करी जानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सैलमन ने कंपनी बनाई है तो उसे पैसा नहीं मिलेगा। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट होती है, अपने मेंबर से अलग होती है। उसका मेंबर भाड़ में जा रहा है, मर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कंपनी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कंपनी एक अलग लीगल पर्सन है, वो डिस्टिंक्ट है अपने मेंबर से जो कि कंपनी को बना रहे हैं। तो कंपनी का और मेंबर का कुछ भी लेना देना नहीं है, ये दोनों अलग अलग पर्सन है, कोर्ट ने ये बोला। और इस जजमेंट में ये भी बताया गया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी, और यहीं से सेपरेट लीगल एंटिटी चालू हो गई, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है? ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब इसमें एक ली नाम का बंदा था, उसने अपने नाम पे कंपनी चालू कर दी, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। इसमें क्या काम होता था भाई? एरोप्लेन उड़ाते थे, हेलीकॉप्टर उड़ाते थे और खेतों में फर्टिलाइजर छिड़कते थे। तो भाई ली ने कंपनी बनाई, ली इसमें मेंबर भी था, शेयर होल्डर भी था, मैनेजिंग डायरेक्टर भी था और एम्प्लॉय भी था। एम्प्लॉय क्यों? क्योंकि पायलट था ली, तो खुद भी वो हेलीकॉप्टर चला के फर्टिलाइजर छिड़कता था। तो भाई एक बार क्या होगा? प्लेन क्रैश हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो जिसमें ली की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। और जो कंपनी थी वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड थी। तो भाई ली मर गया, तो ली की वाइफ ने क्या करा? इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगा कि भाई मेरा पति मर गया है और वो हमारी कंपनी इसमें रजिस्टर्ड थी, तो आप क्लेम दो, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय था कंपनी का, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भाई एम्प्लॉय कहां से होगा? उसने तो कंपनी खुद बनाई है ना, वो तो मेंबर है, वो तो ऑनर है कंपनी का, वो तो शेयर होल्डर है, वो एम्प्लॉय कहां से बन गया? हम क्यों पैसे दे? हम तो पैसे नहीं दे रहे, निकलो यहां से। तो भाई अब इसकी बीवी नाराज हो गई। अब इसकी बीवी गई कोर्ट के पास कि जज साहब ऐसी बात हो गई कि भाई मेरा पति तो जो वो एम्प्लॉय भी था, मेंबर भी था, शेयर होल्डर भी था, लेकिन वो एम्प्लॉय भी तो था ही ना, और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसकी डेथ हो गई, तो हमें पूरा इंश्योरेंस का पैसा मिलना चाहिए। तो भाई जज साहब ने इसमें ये बात कही, यहाँ पे जज साहब ने सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट ऑफ व्यू लगा दिया, जो कि हमारे सैलमन वाले केस में डिस्कस हुआ था। उन्होंने वही जजमेंट सेम सुना दी कि भाई
कंपनी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो मेंबर से डिस्टिंक्ट होती है, और ली हमारा एम्प्लॉय भी था तो उसे पैसे मिलने, उसके पैसे इंश्योरेंस के मिलने ही चाहिए। तो ये तो हमारे लैंडमार्क केस थे, ठीक है, ये आपको लिख के जरूर आने हैं, ये दोनों केस आपको जरूर लिख के आने हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलेंगे। अब दूसरा हमारा फीचर क्या हो जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी का। अब भाई कंपनी बंदा क्यों बनाता है कि उसे लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर मिल जाए, इंपॉर्टेंस मिल जाए उसे लिमिटेड लायबिलिटी की, ठीक है। जैसे हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप वगैरह, तो उसमें अगर कंपनियां पार्टनर, सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा बिजनेस या हमारी पार्टनरशिप हम अगर लॉस में जाती है तो हमें घर बेचना पड़ जाता है, घर के एसेट वगैरह बेचने पड़ जाते हैं, हमें अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इसको कुछ आसान बना दिया जाए, तो गवर्नमेंट कंपनी का वो लेके आ गई, तो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी का एक फीचर डाल दिया गया कि भाई जो भी मेंबर होंगे ना कंपनी के, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी हो गई। अगर कंपनी घाटे में भी जा रही है तो मेंबर को अपनी जेब से पैसा लाके नहीं देना, समझ रहे हो। तो मेंबर्स की क्या होगी, कंपनी के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी होगी, ठीक है। अब तीसरा आ जाता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी चलती ही रहेगी, ठीक है। सपोज मैंने कोई कंपनी बनाई और मेरी डेथ हो जाती है तो कंपनी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती रहेगी, मेरे बच्चे चलाएंगे मेरी कंपनी, कंपनी तो भाई चलती रहेगी, कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता उसके मेंबर से वो मरे जिए पागल हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी तो चलती रहेगी। देखो इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन मींस कंपनी नेवर डाइज। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है और कंपनी कभी भी नहीं मरती। दैट इंसॉल्वेंसी इंसेनिटी ऑफ मेंबर डज नॉट अफेक्ट एग्जिस्टेंस, ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, पैसे ना हो मेंबर पे, ठीक है। और इंसेंटिव का मतलब क्या होता है, मेंबर अगर पागल हो जाए तो भाई कंपनी को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कंपनी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, मेंबर में कम एंड गो बट कंपनी कैन गो ऑन फॉरएवर, मतलब मेंबर तो आते जाते रहेंगे भाई, मेंबर आप चेंज भी कर सकते हो, समझ रहे हो ना। एक कंपनी में आप मेंबर चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मेंबर तो आएंगे और जाएंगे, लेकिन कंपनी जो है भाई चलती ही रहेगी। जैसे आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, इसे चालू किसने करा था, धीरू भाई अंबानी जी ने चालू करा था। वो तो मर गए लेकिन कंपनी तो चल रही है ना भाई, उनके बच्चे तो चला रहे हैं ना, वो तो मर गए, कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। तो भाई यही बात है कि परपेचुअल सक्सेशन का यहाँ बेनिफिट मिल जाता है कि कंपनी चलती ही रहती है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होता है, सोचो क्या होता है सेपरेट प्रॉपर्टी, मतलब कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी होती है, मेंबर उसे क्लेम नहीं कर सकता। कंपनी जो भी प्रॉपर्टी लेती है अपने नाम पे लेती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, वो कोई भी अपनी प्रॉपर्टी लेगी अपने नाम पे लेगी, ना कि मुकेश अंबानी के नाम पे लेगी, ठीक है ना। तो मुकेश अंबानी अपनी ओनरशिप राइट उसमें क्लेम नहीं कर सकता कि ये तो मेरी है। भाई मुकेश अंबानी ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो मशीन मेरी है, वो ये नहीं कहेगा, वो ये कहेगा ये मशीन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की है, वो ये नहीं कहेगा मेरी है, समझ लो बात को। तो कंपनी का क्या होता है, सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। कंपनी इज अ लीगल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ, कंपनी एक लीगल पर्सन होती है लॉ की नजरों में, ठीक है। तो कंपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे एक्वायर कर सकती है, ठीक है। और कंपनी अपने एसेट और कैपिटल की ओनर होती है, शेयर होल्डर ओनरशिप राइट क्लेम नहीं कर सकते कंपनी की प्रॉपर्टी पे। सपोज करो आपने कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, आपने कोई कंपनी बनाई, आप उसके ओनर हो, आप उसके मेंबर हो, तो भाई आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है कंपनी के लिए, तो भाई आप कंपनी के नाम पे ही जाके प्रॉपर्टी खरीद के लाओगे, अपने नाम पे खरीद के नहीं लाओगे। कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक लीगल पर्सन है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है कंपनी, और कंपनी का ही उस पर लीगल राइट होगा, कंपनी ही उसकी रियल ओनर होगी, आप नहीं होगे। तो भाई ये यहाँ पे फीचर मिल जाता है सेपरेट प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब देख लेते हैं हम पांचवा फीचर, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या होता है भाई, रामू श्यामू रानू सोनू मोनू, ये तो क्या होता है हमारे नेचुरल पर्सन होते हैं, आप क्या हो नेचुरल पर्सन हो, लेकिन कंपनी क्या आर्टिफिशियल पर्सन है। ऐसा क्यों आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को क्यों कहा गया, मैं बताता हूं क्यों कहा गया। आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी को इसलिए कहा गया क्योंकि कंपनी का इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, कि कंपनी भाई इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, कंपनी दिखती नहीं है। भाई कंपनी बनी हुई तो दिखती है, ईंट वीट तो दिखती है, वो बिल्डिंग तो दिखती है, लेकिन भाई कंपनी इनविजिबल है, समझ रहे हो ना। जैसे मुझसे कोई कहे कि आपने मुकेश अंबानी देखा है, तो हाँ भाई हम गूगल पे दिखा देंगे, मुकेश अंबानी की शकल दिख जाएगी कि हाँ मुकेश अंबानी तो इंसान है वो दिख रहा है, लेकिन क्या आप रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शकल दिखा सकते हो, नहीं दिखा सकते। वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो वो इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, वो एग्जिस्ट करती है ओनली इन द आई ऑफ लॉ, सिर्फ लॉ देखता है कंपनी को, इसलिए कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट फीचर हमारा क्या होता है, कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। अब भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी एक लीगल पर्सन होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो भाई कंपनी अपने नाम पे केस भी कर सकती है किसी बंदे पे, समझ रहे हो, और कंपनी पे कोई केस भी कर सकता है, कंपनी अपने नाम पे जाके कोर्ट में केस भी कर सकती है, और कोई कोर्ट में जाके कंपनी पे केस भी कर सकता है कंपनी के नाम पे, क्योंकि कंपनी को अपना नाम मिला हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, सिंस कंपनी इज अ लीगल पर्सन एंड एक्ट इन इट्स ओन नेम दस कंपनी कैन स्यू अदर एंड अदर कैन आल्सो स्यू कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस हुआ था, बर्गर किंग ने केस करा था मिस्टर शाकीक एंड अंसारी, ये केस कब हुआ था, 2016 में हुआ था, इसमें बर्गर किंग ने केस कर दिया था इन जनाब पे, ठीक है। तो भाई ये भी तो केस हुआ है ना, तो ये किस लिए केस कर दिया, क्योंकि कंपनी का फीचर है, क्योंकि कंपनी अपने नाम पे केस कर सकती है और कंपनी पे भी केस हो सकता है, तो ये फीचर याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। हम कंपनी क्यों खोलते हैं बताओ भाई, हमें प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाने इसलिए तो कंपनी खोलते हैं। तो भाई कंपनी का एक वॉलंटरी एसोसिएशन है प्रॉफिट के लिए, यहाँ पे बंदे आते हैं वॉलंटरली अपनी मर्जी से आते हैं पैसा कमाने के लिए और कंपनी खोलते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी। अभी सेक्शन 8 कंपनी का होती है, आपने 12th में पढ़ा होगा एनपीओ वाला चैप्टर, एनजीओ जो होते हैं, तो वही सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के, तो उन्हें वो सिर्फ उनका ही मोटिव होता है विदाउट प्रॉफिट मोटिव, ठीक है। सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी जो होती है विदाउट प्रॉफिट मोटिव के अपना काम करती है, वो अपने ऑब्जेक्टिव में अपना पैसा लगा देती है जो भी कमाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने फीचर है वो खत्म हो जाते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो आज का हमारा लेक्चर था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। फीचर से 100% क्वेश्चन बनता है हर बार बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स के पेपर में, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल रिटेन कर लेना, होप आपको समझ में आएगा, और केस लॉ जरूर आपको मेंशन करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट में, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।